नमस्कार। आज के क्लास में क्लास 10th के लिए हिस्ट्री के अंतर्गत औद्योगिकरण का युग पर हम लोग चर्चा करेंगे। जहाँ तक औद्योगिकरण का प्रश्न होता है तो जैसे ही औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हमारे मन में आती है तो एक दिमाग में इमेज बनती है कि कहीं पे कोई फैक्ट्री होगी, कोई कारखाना होगा जिसमें मशीनों के माध्यम से उत्पादन का काम हो रहा होगा। यानी कि जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मुख्य रूप से बस एक ही बात आती है। वो बात ये होती है कि मशीनों की मदद से बड़े पैमाने पर उत्पादन का काम होता है और जो है इसी को हम लोग औद्योगिकरण मान लेते हैं। लेकिन यहीं पर एक और भी प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए कि जब मशीनों से उत्पादन होता है, कारखानों में उत्पादन होता है, तो जब उद्योग नहीं थे तब क्या उत्पादन नहीं होता होगा? तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि जब इस दुनिया में इंडस्ट्री नहीं थे, बड़े बड़े फैक्ट्री नहीं थे, तब भी उत्पादन का काम होता था। और उस उत्पादन के उस युग को जिसमें प्रोडक्शन का काम मशीनों से नहीं होता था। और जब मशीन से उत्पादन नहीं होते थे, इसका मतलब क्या? कारीगर अपने हाथों से, अपने क्षमता से, व्यक्तिगत क्षमता से उत्पादन का काम करता था। और इस युग को जो है आदि औद्योगिकरण का युग कहा जाता था। तो आदि औद्योगिकरण, इसका मतलब क्या? औद्योगिकरण से पहले का समय, यानी कि औद्योगिकरण से पहले का वह युग जिसमें उत्पादन का समस्त कार्य मशीनों की जगह हाथों से किया जाता था। और उस समय यूरोप में या फिर विश्व के अन्य देशों में सामान्यतः जो है फैक्ट्री की स्थापना से पहले ही बड़े पैमाने पर उत्पादन का काम हो रहा था। और ये उत्पादन जो है छोटे छोटे औजारों के द्वारा, छोटे छोटे मशीनों के द्वारा कारीगर लोग अपने हाथों से ही करते थे। इस आदि औद्योगिकरण में एक और विशेषता थी, वो ये थी कि जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? शहरों की ओर। यानी उत्पादन के सभी काम कहाँ होते हैं? मैक्सिमम शहरों में। गांव के लोग शहर में जाते हैं और शहर में जाके प्रोडक्शन का काम करते हैं। लेकिन प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एज में, यानी आदि औद्योगिकरण के युग में, उत्पादन का केंद्र शहर ना हो करके गांव हुआ करता था। अब इसके पीछे भी कई कारण थे। ऐसा नहीं है कि शहर में उत्पादन नहीं होता था, शहरों में भी उत्पादन होता था, लेकिन उत्पादन का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र में ही होता था। और इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं। एक जो सबसे बड़ा कारण था कि इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की डिमांड बढ़ने लगी थी। और इस डिमांड बढ़ने के कारण केवल शहर में होने वाले उत्पादन से इस डिमांड को पूरा करना संभव नहीं था। यानी कि जितनी मात्रा में डिमांड थी उस डिमांड को पूरा करने में शहर अकेले सक्षम नहीं हो पा रहे थे। ऐसी स्थिति में यह भावना उत्पन्न हुई, उत्पादन का केंद्र शहर से हटा करके ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ले जाना चाहिए। एक दूसरी समस्या क्या थी? शहरों में व्यापारियों का संगठन गिल्ड्स हुआ करते थे। और ये गिल्ड्स जो है नए लोगों को व्यापार में, उत्पादन में शामिल होने से रोकने का कार्य करते थे। यानी नए लोग अगर बिजनेस में उतरना चाहे तो गिल्ड्स उनको सामान्यतः अनुमति नहीं देते थे। तो इन दोनों कारणों से तत्कालीन समय में, यानी प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एज में, उत्पादन का काम जो था शहर से जो है ट्रांसफ़र होकर के ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ने लगा। अब हम लोग थोड़ा गिल्ड्स के बारे में जान लेते हैं। ये गिल्ड्स था क्या? गिल्ड्स के बारे में कहा जाए, गिल्ड्स शहर में रहने वाले व्यापारियों और उत्पादकों का संगठन था, है ना। गिल्ड्स शहरों में रहने वाले व्यापारियों और उत्पादकों का संगठन था जो उत्पादन से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं पर अपना नियंत्रण रखते थे। जो लोग उत्पादन करने वाले कारीगर होते थे उनको प्रशिक्षण देना, कितनी मात्रा में उत्पादन होगा,
किस वस्तु का उत्पादन होगा, उत्पादन में शामिल होने वाले मजदूरों को कितनी मजदूरी दी जाएगी, ये सारा चीज़ जो है गिल्ड्स के नियंत्रण में ही था। और ये गिल्ड्स जो थे बाज़ार पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए नए लोगों को व्यापार में शामिल होने से रोकते थे। इस स्थिति में उत्पादन का केंद्र जो है गिल्ड्स के प्रभाव के कारण और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विभिन्न वस्तुओं की डिमांड बढ़ने के कारण उत्पादन का केंद्र शहर से हट करके ग्रामीण क्षेत्र की ओर आने लगा। और ग्रामीण क्षेत्र में भी जो उत्पादन होता था वह उत्पादन किसी एक स्थान पर नहीं होता था, पूरा उत्पादन एक नेटवर्क के द्वारा होता था जिसमें से कई लोग एक दूसरे के साथ चेन के रूप में जुड़े हुए थे। एग्जाम्पल के तौर पे उत्पादन करवाने वाले जो व्यापारी होते थे शहरों में रहते थे और यह जो है ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एडवांस दिया करते थे और जिससे कि वो व्यक्ति काम करते थे। ये भी कई तरीके से होता था, है ना। तो अलग अलग लोगों का समूह था जो कि कार्य करने के लिए कार्य करते थे। जैसे कि व्यापारी सबसे पहले क्या करते थे, स्टेपलर से ऊन खरीदते थे। अब यह कि स्टेपलर्स कौन थे, स्टेपलर से ऊन के रेशों को, फाइबर्स को उनकी लंबाई के अनुसार अलग अलग करने का कार्य करते थे। तो ऊन के धागे, कपास के रेशे या फिर सूत के जो भी होते थे उनको लंबाई के अनुसार अलग अलग करने का काम स्टेपलर्स करते थे। तो व्यवसायी स्टेपलर से ये ऊन या रेशे खरीदते थे और उसको जो है सूत काटने वाले के पास भेज दिया जाता है। अब सूत काटने वाले कौन, उन रेशों से जो धागा बनाते थे वो। अब यहाँ से तैयार धागा यानी सूत काटने वाले के पास से जो धागा बनता था उस धागे को लेकर करके वो व्यापारी फिर बुनकरों को यानी कि वीवर्स को दे दिए जाते थे। बुनकर्स कपड़े बुनते थे, उसके बाद उसको फुलर्स के पास भेज दिया जाता था। फुलर्स क्या करता था, उन कपड़ों को तह करके, लपेट करके, समेट करके रखने का काम करता था। उसके बाद कपड़ों को कहाँ, रंगरेज यानी कि रंगसाजों के पास भेज दिया जाता था जो कि कपड़े को रंगने का काम करता था। तो ये पूरी प्रक्रिया होती थी और इसके बाद उसको लंदन शहर में भेजा जाता था जहाँ पर इसकी फिनिशिंग का काम होता था। यानी कि एक कपड़े के उत्पादन में कई लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे और सब लोग अपने अपने तरीके से अपने जगह पर रहते हुए उत्पादन का काम करते थे। इसके बाद आगे के टॉपिक पे करते हैं। तो उत्पादन का केंद्र गांव में बसा हुआ था, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि 1730 के दशक में ब्रिटेन में यानी इंग्लैंड में पहली बार कारखानों की स्थापना हुई। एक बात ध्यान रखना है कि औद्योगिकरण का पूरा युग जो है, टॉपिक जो है वह मुख्य रूप से कॉटन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो हम जब भी फैक्ट्री की बात करेंगे तो वह फैक्ट्री जो है कॉटन इंडस्ट्री से ही रिलेटेड होगा। तो 1730 के दशक में इंग्लैंड में पहली बार जो है सूती वस्त्र से संबंधित फैक्ट्री की स्थापना हुई। और 1730 का दशक यानी क्या, 18वीं शताब्दी, ये एक ऐसा समय था यूरोप में जिसमें कि कॉटन इंडस्ट्री से रिलेटेड कई प्रकार के इन्वेंशन किए गए, कई प्रकार के आविष्कार किए गए और इन आविष्कारों के द्वारा वस्त्र उत्पादन निर्माण की प्रक्रिया पहले की तुलना में काफ़ी आसान हो गई। जैसे कि पहले लोग चरखे के सहायता से धागा बुनते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, मशीनों के द्वारा धागा बनाया जाने लगा। और इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा बुनने का मशीन यानी कि पावर लूम का आविष्कार किया, जो कि कई मजदूरों के बराबर का काम आपको एक मशीन के द्वारा किया जा सकता था। तो हम लोग ये देखते हैं कि कई प्रकार के नए आविष्कार हुए, चाहे धागा बनाने की मशीन हो या कपड़ा बुनने की मशीन हो, ठीक है ना। आपको बता दें कि धागा बनाने की जो मशीन हुआ करती थी उसको स्पिनिंग जेनी कहा जाता था। तो स्पिनिंग जेनी के द्वारा धागे बनाए जाने लगे। रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा पावर लूम का आविष्कार किया गया और उसके द्वारा कपड़ा बुनना आसान हो गया। और जब मशीनों के द्वारा कपड़े का उत्पादन होने लगा
तो इस मशीनों ने उत्पादन की पूरी प्रणाली को ही बदल दिया। ये बदलाव किस रूप में आया? बदलाव इस रूप में आया कि पहले जो उत्पादन का केंद्र गांव में एक चेन के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में होता था, वह जो है स्थान बदल गया। उत्पादन का केंद्र फिर से ग्रामीण क्षेत्र से हट करके शहरों में चला गया। और इसके पीछे रीजन थे, कारण ये था कि व्यापारियों को लगता था कि अगर वो मशीन खरीद लेते हैं तो अपने देख रेख में जो है वह उत्पादन का काम करवा सकेंगे, मजदूरों को, कारीगरों को अपने पास बुलवा लेंगे, फैक्ट्री की स्थापना कर लेंगे और इसके हिसाब से उत्पादन का काम कर सकते थे, है ना। और इस प्रक्रिया में हुआ क्या कि मशीनों के द्वारा उत्पादन की पूरी प्रोसेसिंग, उत्पादन जो वो चीज़ें होती थी, कपड़े, उनकी क्वालिटी और मजदूरों की कार्य प्रणाली पर निगरानी रखना आसान हो गया। और जब तक उत्पादन का केंद्र गांव में था तब तक व्यापारियों के द्वारा उत्पादन की प्रणाली और श्रमिकों पर नियंत्रण रखना संभव नहीं था। तो ये सारे चेंजिंग जो है मशीनों के आने के बाद हुए। तो हम आज के टॉपिक में हम लोग यहीं तक है। नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे यानी कि औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार